मुझे याद है आपने ये कहा था कि ये जो जंग खत्म होगी ये ईरान की शर्तों पर खत्म होगी, तो अमेरिका तो पीछे हट गया कि मैं एक बड़ा बिल्ला था, मान लेते हैं दो बिल्लियों के बीच वॉर हो रही थी, बड़ा बिल्ला पीछे हट गया। आप देखते हैं बिल्लियां जब लड़ाई होती है तो वो पूरा फुला लेती हैं अपनी बॉडी को, और उसके बाद जब उनकी जंग खत्म होने लगती है तो तमाम जो उनका रोंगटा होता है वो दबने लगता है, तो वो बिल्ला तो पीछे हटा। लेकिन जो छोटा वाला था जो जीत रहा था उसको क्या चाहिए, उसकी तो मांगे नहीं मानी गई। नहीं, कहने का मतलब ये है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनको कोई चीज चाहिए जंग को खत्म करने के लिए, तो मिला नहीं? वो मिलेगी नहीं, मिला नहीं, मिलेगी भी नहीं। अगर मिलेगी तो उसके लिए उनको इक्वल होकर बातचीत करनी पड़ेगी, और उसके लिए टाइमलाइन जो है वो ईरान की होगी, अमेरिका की नहीं होगी टाइमलाइन। इस बात को आप, अमेरिका फिर से लड़ाई शुरू कर सकता है, करिएगा। मैं वही कह रही हूँ कि अभी जब ईरान ये कह रहा है कि हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाइए जो 50 साल से आपने लगा रखे हैं, वो सैंक्शंस हटेंगे? देखिए, आज की डेट में ईरान लड़ाई के लिए तैयार है, आगे की लड़ाई के लिए उनके पास असला है, उनके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, उनके पास दो बड़ी ताकतें हैं जो उनके साथ खड़ी हुई हैं। जहां तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, प्रेसिडेंट ट्रंप का वहाँ असला भी खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि उनकी जितनी भी एलाइज है वो अलग टूट रही हैं सारी की सारी, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक ऐसे कगार पे खड़े हैं कि उनके पास कोई अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं हटाता अमेरिका और जंग उसने कह दिया हमने तो खत्म कर दी है, तो ईरान के पास क्या ऑप्शन है? नहीं, ईरान ने कंट्रोल किया हुआ है स्टेट ऑफ, वो तो सबसे बड़ी बात तो वही है, इस्तेमाल करेगा। हाँ, और दूसरी बात ये है, वो लोग पूछेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से, आप वहाँ लड़ाई करने गए थे कहने के लिए कि हम उनका न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो बंद करवा देंगे, वो कह रहे हैं हम तो बंद करा रहे हैं, तो अभी उसमें भी कोई हल नहीं हुआ, इसमें भी कोई हल नहीं हुआ, तो कैसे चले जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप? उनको तो फिर से लड़ाई लड़नी है। पर सवाल यह हासिल क्या होगा, जो अब तक आप हासिल नहीं कर पाए आगे कैसे कर लेंगे, ये समझा दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इजराइल के बारे में और पूरे गल्फ रीजन के बारे में। इजराइल के लिए कहा गया, आप खुद ही कह रहे हैं बात, और ये बात ये तो पूरी तरीके से वाज़ेह हो चुकी है कि इजराइल की जंग थी, अमेरिका में भी लोग जानते हैं। नेतन्याहू अपने चुनाव के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस जंग को लड़े थे, वो चाहते थे कि जितना लंबा खिंच सके अच्छा है, यानी जितना खोखला किया जा सके ईरान को, उनको पता था ईरान हारेगा नहीं, लेकिन जितना खोखला कर सकें वो उतना अच्छा रहेगा। तो क्या ईरान नंबर 1 खोखला हुआ? 2, इस पूरी जंग में इजराइल को क्या हासिल हुआ? क्या ईरान फिलिस्तीन का बदला ले पाया? देखिए, ईरान इजराइल का जहां तक ताल्लुक है, इजराइल का जो सपना था कि हम रीजनल डोमिनेंस करेंगे ईरान को खत्म करके, वो सपना खत्म हो चुका है। ग्रेटर इजराइल नहीं बनेगा, वो बात ही खत्म हो गई है, क्योंकि अभी जो ये नया फ्रेमवर्क की बात चल रही है, जो रीजनल फ्रेमवर्क जिसकी मैं आपको बता रहा था, रीजनल फ्रेमवर्क में उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है, और बिना अमेरिका के इजराइल कुछ कर ही नहीं सकता है। तो पहली बात तो ये हो गई, तो वो कहीं भी नहीं खड़े। इस समय डोमिनेंट पावर जो है वेस्ट एशिया की वो है ईरान, और ईरान जो है, ये दोनों जो बड़ी ताकतें हैं उसको एक्नॉलेज कर रही हैं, रूस और चीन एक्नॉलेज कर रही हैं। तो इससे ताकतवर पोजीशन में, देखिए, ईरान ने बहुत कुछ सहा है, तो अगर वो कह रहे हैं हमें ये चीजें चाहिए, तो जब तक वो नहीं मिलेगी, या जब तक अमेरिका एज ए इक्वल आके बातचीत नहीं करेगा। अब देखिए, वो कोशिश करी गई थी पाकिस्तान में, आपको याद है 11 अप्रैल को ये बातचीत हुई थी, और 21 घंटे के अंदर जेडी वैंस वापस आ गए। तो मतलब बात ये है, आपकी ये एरोगेंस जो है कि हम सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की, वो खत्म हो गई है। या तो आप आके बात करिए, या आपको नहीं बात करनी तो आप लड़ाई लड़िए। अब लड़ाई में आपको क्या हासिल होगा? अब वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की हम इनकी पूरी एनर्जी तबाह कर देंगे ईरान की। ईरान कहते हैं कि अगर आप हमारा करेंगे तो हम बाकी जो आपके एलाइज हैं वहां पर जीसीसी के हम भाग कर देंगे। तो उसमें नुकसान किसका है? ट्रंप का नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि ट्रंप के पास तेल है, पर ट्रंप के पेट्रो डॉलर्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन तेल तो जितना ऊपर जाता है फायदा होता है अमेरिका को। नहीं, देखिए ना, आज अमेरिका की दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। और पेट्रो डॉलर भी समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये जो पूरी करेंसी जिसका पूरा जिक्र है, जो जीसीसी पर पूरा कब्जा था, इसके क्या मायने हैं? इसका मायना ये था कि 1974 में एक बातचीत हुई थी बिटवीन अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया। सऊदी सबसे बड़ी कंट्री है जीसीसी की। उनसे बात हुई थी कि देखिए साहब, आप जो है, जो अपना ऑयल है और जो गैस है, इसको आप बेचिएगा और डॉलर में बेचिएगा, और हम जो है आपको सिक्योरिटी देंगे। तो फिर उसके बाद जो बाकी जीसीसी कंट्रीज थी वो भी उसी पे आ गई। तो अब उन्होंने डॉलर में बेचना शुरू कर दिया। अब दुनिया की कंट्रीज है, उनको वहां पर आके तेल लेना है। सरमोज से ही, जैसे आप जानती हैं, 25%, 1/5 ऑफ द ऑयल एंड गैस ऑफ द वर्ल्ड पासेस थ्रू दैट। तो अगर उनको खरीदनी है, आके वहां पे तेल लेना है, इनमें से किसी कंट्री से, ओपेक बन गया, फिर उनसे लेना है अगर, तो उनको डॉलर चाहिए, तो डॉलर रिजर्व करेंसी बन गई दुनिया की। आज की हालत क्या है कि अमेरिका का 39 ट्रिलियन नेशनल डेट है, और उससे खतरनाक बात क्या है कि आज उनका नेशनल डेट उनकी जीडीपी से ज्यादा है। उसका मतलब क्या होता है? जीडीपी होता है एक मुल्क जैसे अमेरिका है, एक साल के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, गुड्स और सर्विसेज, दैट इज जीडीपी। उनका डेट उससे ज्यादा है। तो कहने का मतलब यह है, इकोनॉमी पोजीशन जो है बहुत खतरनाक है, बहुत नाजुक है अमेरिका की। अगर ये पेट्रो डॉलर आने बंद हो गए, जैसे ईरान बोल रहा है कि अमेरिका को यहां से भगाओ, और ईरान अगर कल बोल देगा कि हम यहाँ पे जो ट्रेड है सिर्फ रियाल में करेंगे या युआन के अंदर करेंगे, जो तय होगा, तो फिर पेट्रो डॉलर खत्म हो गया।
पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा तो उनकी इकॉनमी खत्म हो गई। अगर उनकी इकॉनमी खत्म हो गई तो वो ये बेसिस, और अभी वो 2027 के लिए, अगले साल के लिए पेंटागन कहता है हमें 1.5 ट्रिलियन डॉलर हमें बजट चाहिए, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो कहाँ से पैसे आएंगे? आपको ये सवाल पसंद नहीं आएगा लेकिन मैं पूछूंगी जरूर। वो ये कि अमेरिका जितना भी बुरा सही, जैसा भी सही है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लिबरल डेमोक्रेसी है, अभी तक एक लिबरल फ्री वर्ल्ड का नेता रहा और हमेशा बात करता है वो अधिकारों की, वो आजादी की बात करता है। और मैं निजी तौर पर अमेरिका को बहुत आदर्श ना मानते हुए भी समझती हूँ कि एक ओपन फ्री वर्ल्ड के नेता के तौर पर अमेरिका ज्यादा सूटेबल है। आप जो सजेस्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब अमेरिका की सुपर पावर, चाहे वो पेट्रो डॉलर के जरिए, चाहे वेस्ट एशिया की लड़ाई हो या डोनाल्ड ट्रंप की दीवानगी हो, अगर उसकी सुप्रीमेसी या ये जो वर्ल्ड पावर है ये खत्म होती है तो जो नई ताकतें उभर रही हैं उनमें रूस है, चीन है, या ईरान को भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक वेस्ट एशिया की ताकत है, इनमें से कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए, ये डेमोक्रेसी की भी कहानी अमेरिका ने ही शुरू करी थी। और उन्होंने, देखिए, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां इनोवेशन होती है। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशन अमेरिका में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पर यह भी असलियत है कि जब दुनिया यूनिपोलर थी, जब 1991 में सोवियत यूनियन खत्म हुआ और उसके बाद मैं मानता हूं कि 2013 में मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई, इसमें इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी जो अमेरिका ने कितना ज़्यादा ये इराक को हटाया, लीबिया को हटाया, अफगानिस्तान में घुस गए, इधर घुस गए इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब किया उन्होंने। बिल्कुल किया। तो अगर आप उनको देखें, डेमोक्रेसी आउटसाइड ऑफ अमेरिका एंड डेमोक्रेसी इनसाइड ऑफ अमेरिका, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि भारत में या किसी भी देश में जब ह्यूमन राइट्स को लेकर बात होती है, चाहे झूठे के लिए ही सही, लेकिन एक दबाव तो आता है कि अल्पसंख्यकों पे हमले नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। कि आपने कभी ये आवाज कभी चीन से सुनी? क्या आपने ये आवाज रूस से सुनी? रूस में तो हालत ये है कि पत्रकार वहां पर अगर कोई एक शब्द बोल देता है पुतिन जी के खिलाफ तो न सिर्फ कि वो जेल जाता है, दुनिया से ही उठ जाता है। चीन में भी वही हालत है। तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या दुनिया के उन लोगों के लिए जो लिबरल हैं, डेमोक्रेटिक माइंडेड हैं, ह्यूमन राइट्स की परवाह करते हैं, मिलिट्री को थोड़ा सा किनारे रख के, क्या ये अच्छी खबर है? देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या एक बड़ी ताकत को दूसरे देशों में जाके दखल देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो चीन और रशिया और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें एक खास बात ये रहेगी कि हम दूसरे देश में जाके दखल नहीं करेंगे, हम दूसरे देश की सिविलाइजेशन की रिस्पेक्ट करेंगे और हम चाहते नहीं कि हमारे देश में कोई दखल करे। आपने जिक्र किया है चीन का, रशिया का, ईरान का, ये तीनों सिविलाइजेशंस हैं, हजारों साल की सिविलाइजेशंस हैं। अगर इतने साल वो रह गए और ये उनकी सोच है, देखिए आपकी जो सोच है, जो मेरी भी कुछ देर तक थी, पहले तक सोच थी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ कॉलोनियल माइंडसेट कि हम दूसरे में जाके दखल अंदाजी हर जगह करेंगे। देखिए, ये हमें, आप चाइना के में जाइए, रशिया में जाइए, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इन देशों में जो भी होता रहे, हमारे देश में जितना चाहे अल्पसंख्यकों पे हमला हो, जो भी कुछ होता रहे मुसलमानों ईसाइयों के खिलाफ, कोई देश कुछ कहने वाला नहीं होगा। हम कहेंगे हमारा ये आंतरिक मामला है और हम भी खुश रहेंगे और वो भी खुश तो रहेंगे। ये मसले तो हमें खुद हल करने हैं ना। हमें क्यों अमेरिका चाहिए यहाँ पर आके हमें लेक्चर दे ह्यूमन राइट्स के ऊपर? मुझे सैद्धांतिक रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन फिर भी अफसोस ये है कि इनमें से जो भी नई ताकतें उभर के आ रही हैं, जो नए पोल्स हैं, ये बहुत ओपन डेमोक्रेसीज नहीं है। और एक डेमोक्रेटिक माइंडेड पर्सन होने के नाते मुझे लगता है कि ये एक तरह का नुकसान है। देखिए, डेमोक्रेसी की भी डेफिनेशन होती है। दे आर लुकिंग फॉर ग्लोबलाइजेशन, दे आर लुकिंग फॉर कोलैबोरेशंस, बट दे डोंट वांट दैट यू इंटरफेयर इन देयर सिविलाइजेशनल मैटर्स, इन देयर कल्चर, इन देयर ट्रेडिशंस। नो, दीस आर टू एंटायरली डिफरेंट। आखिरी बात मुझे बताइए कि अगले 3 महीने या 6 महीने में ये जो पूरे वेस्ट एशिया की जो तस्वीर उभर रही है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? क्या जो 1 करोड़ लोग वेस्ट एशिया में रहते हैं, जीसीसी कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, रहते हैं, क्या वो ये मान लें कि अब यहाँ शांति आ गई है?